ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर का। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जिनको नहीं पता सेक्टर क्या होता है वो एक बार इधर देख लेना। जैसे अगर मान लो ये पूरा एक पिज्जा है तो ये उसकी जो एक स्लाइस होती है, इस स्लाइस को बोलते हैं सेक्टर। समझ गए ना ये चीज? इसमें ये वाला जो एंगल होता है थीटा, ये वाला थीटा यहां पर है, और आर का क्या मतलब होता है? रेडियस। क्लियर ये चीज? इसमें ये छोटे वाले हिस्से को बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। क्लियर? इसके बाद आते हैं आर्क लेंथ। तो अगला फॉर्मूला लिखना आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ किसे बोला जाता है? देखो इधर पे, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क। समझ गए? तो ये माइनर आर्क हो गया। वैसे ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। तो ये आर्क है, मुड़ा हुआ है, अगर उसको मैं सीधा करूंगा तो कुछ लेंथ होगी उसकी। तो उस लेंथ को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यहां पर देखेंगे। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? करेक्ट, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला आर्क लेंथ का। ओके, यहां पर 2 पाई आर तुम लोगों को याद होगा क्या है? सर्कल का सरकमफेरेंस, मतलब कंप्लीट लेंथ। उसमें अगर छोटी लेंथ लेंगे तो थीटा अपॉन 360 आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर पता है क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया। थीटा अपॉन 360 लगा दिया मतलब सेक्टर का एरिया। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, एक नोट पॉइंट है, मैं आपसे पूछता हूं, है ना। मान लो हमारे पास एक व्हील है, सर्कुलर व्हील है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ओके, अगर ये व्हील जो है वो इस तरीके से हम आगे घुमा रहे हैं, ठीक है, और ये 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताओ? कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो अगर 5 रिवॉल्यूशन कर रहा है मतलब 5 बार घूम रहा है, एक बार अगर वो घूमेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? उसके सरकमफेरेंस के बराबर। और उसका सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया? 7। ये 7 7 कटेगा तो 22 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 44। तो एक रिवॉल्यूशन में 44 सेंटीमीटर जाएगा। तो 5 रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो 220। समझ गए ना ये चीज? तो सरकमफेरेंस और रिवॉल्यूशन कैसे डिस्टेंस से रिलेटेड है, ये चीज मैंने बताने की कोशिश की। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है। हाँ, तो यहां पर कुछ और चीजें बीच बीच में मैं नोट करवाऊंगा जो मुझे लगेगा जरूरी है। यहां फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। तो एक व्हील 1 मिनट में 360 टाइम रिवॉल्व कर रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? ये 1 सेकेंड में कितने रेडियन से टर्न करेगा? क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 1 सेकेंड में वो कितने बार रिवॉल्व करेगा। तो यहां पर लिखा है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस है, 360 बार घूम रहा है। तो इसका मतलब 60 सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशंस है? 360 रिवॉल्यूशंस है। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे बताओ? 360 डिवाइडेड बाय 60 मतलब कितने रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे यहां पर? 6 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में वो 6 बार घूम रहा है। समझ में आया ये चीज? और कितने एंगल से टर्न कर रहा है ये पूछ रहा है, रेडियंस में। तो मैं एक बार आपको बता दूं, अगर एक व्हील एक बार पूरा घूम जाता है तो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। एक बार घूमने में 360 डिग्री। और 360 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट क्या होता है? जो बच्चे पिछली क्लास में प्रेजेंट थे उनको पता होना चाहिए, वो होता है 2 पाई। और जो नहीं थे उनको ये बता दूं, ये रेडियन एक नई यूनिट है डिग्री की। जैसे फीट और इंचेस पढ़ते हो ना, वैसे ही रेडियन एक और यूनिट है। तो कन्वर्जन ये होता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 360 डिग्री जो है उसका डबल हो गया तो कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन हो जाएगा। समझ गए? तो एक बार रिवॉल्व करने पे 2 पाई रेडियन बनता है। तो 6 बार रिवॉल्व करने पे कितना एंगल बनेगा? 12 पाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 पाई रेडियंस। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। समझ गए ये चीज? ठीक है, तो कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है तो इसलिए ज्यादा उसमें मैं
लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। नोट आपको क्या करना है, व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस, 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशंस, तो 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। फिर एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई रेडियन का, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 12 पाई, अच्छा मैं पाई लिखना भूल गया था, 12 पाई रेडियंस का। क्लियर ये चीज, तो नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हो गया, इसको हटा दो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सामने है, एक बार देखो क्या लिखा है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc length of 22 centimeter। तो पहले सिर्फ क्वेश्चन को समझो और बताओ कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। डिग्री मेजर ऑफ एंगल, तो आपको एंगल निकालना है डिग्री में, 2 यूनिट है, डिग्री में निकालना है। और कब निकालना है, जब सबटेंडेड एट द सेंटर, और वो एंगल कहां पर बन रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल पे, ओके। और उस सर्कल का रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ना एक सर्कल बना लो, ये हो गया सर्कल, मतलब देख लो इधर, पहले समझा रहा हूं, ठीक है। सर्कल में फिर एक इस तरह से एक आर्क बना लेते हैं, ठीक है। और इस आर्क की लेंथ आपको गिवन है, और ये लेंथ कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर। अब ये आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, सेंटर को ओ मान रहा हूं, और सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो सेक्टर एंगल थीटा है, और वही चीज आपको निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। और क्या चीज गिवन है, जल्दी पढ़ के बताओ, रेडियस, रेडियस आर है कितना, 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये चीज, तो बताओ कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। क्या है बताओ फॉर्मूला आर्क लेंथ का, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। लगाओ और निकालो थीटा जल्दी। जयती समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो यहां पर 22 थीटा अपॉन 360, 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 100, ये हो गया, ओके। फिर उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 से 18 टाइम्स में कटेगा, यहां का 22 और यहां का 22 कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 18। अच्छा इधर पे और भी कुछ बचा ना, इंटू 10 और डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ पर, 7। 2 से कटेगा, 2 5 सा 2 9 सा, ठीक है। क्या आ रहा है टर्म से एक बार बताना, ये 63/5 आ रहा है क्या, या मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी, यही आ रहा है 63/5 डिग्री। चेक करो तो और किसी का आया क्या, कैलकुलेट करके देखो एक बार खुद से, मेरा सॉल्यूशन मत चेक करना। 63/5, हाँ 63/5 डिग्री। लेकिन आप लोग, आपको ये आंसर ना कभी भी डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, मैं पिछली क्लास में बताया था, तो उसको उसकी छोटी यूनिट में बदलना पड़ता है। तो कैसे बदलेंगे 63/5 डिग्री को,
छोटी यूनिट क्या होती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये जो डैश बना है मिनट है, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। तो अगर ये 63/5 डिग्री है, तो सबसे पहले मैं 63 को डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। 5 से 5 1 जा 5, इधर पे आ जाएगा 1 और ये हो गया 3, 5 2 जा 10 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 3। समझ में है? तो ये जो 63/5 डिग्री था, अब वो कितना बन जाएगा, 12, जो कि कोशेंट आया, और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 12 3/5, ऐसा हो जाएगा। अब ये 12 डिग्री तो पूरा है, ये 3/5 को मैं बदलूंगा मिनट्स में, तो उसको मिनट्स में बदलने के लिए 3/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा, ये 12 डिग्री और 12 3 जा 36 मिनट्स। ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हो गया? तो नोट कर लो जल्दी जल्दी। देखो तुम प्रेजेंट थे ना लास्ट क्लास में, तुम दोनों प्रेजेंट नहीं थे, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी जाएगी, क्योंकि रेडियन डिग्री ये सब मेजर्स मैंने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, बट समझ में आ जाना चाहिए थोड़ा बहुत। हटा दो इसको, मैं हो गया तो ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़ना। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो सर्कल का डायमीटर, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ इसका, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या होता है, किसको पता है? ओके देखो, जैसे ये एक मान लो सर्कल है, इस सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, तो इस सर्कल में एक कॉर्ड की लेंथ हमको गिवन है, कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, और रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो जैसे ये कॉर्ड बन रहा है ना, तो इस कॉर्ड के लिए जो माइनर आर्क बन रहा है, मतलब ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। समझ में आ गया ये चीज? तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम यहां पर सेंटर को मार्क कर देते हैं ओ, सेंटर को ये दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ए और ये हो गया बी। ओ ए क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस, और वो पता है हमको कितना है, 20। ओ बी भी हो गया सर्कल का रेडियस, वो भी पता है 20। तो तीनों 20, तो ये कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बीच में बनने वाला एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। समझ में आया? तो इसमें इनडायरेक्टली हमको क्या पता चल गया, थीटा की वैल्यू पता चल गई 60 डिग्री। और निकालना क्या है यहां पर, आर्क लेंथ एल। तो एल का फॉर्मूला क्या है बताओ, इंटू 2 पाई आर। तो आर और थीटा पता है, पुट कर दो, आ गया आंसर। सॉल्व करो जल्दी, बताओ आंसर क्या आ रहा है। फोर 440 डिवाइडेड बाय 21, ऐसे ही आ रहा है क्या? फ्रैक्शन में ही आ रहा होगा, फिर बाकी डिवाइड करोगे तो जो भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये समझ गया सभी? ओके चलो हटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो समझो और डायग्राम बना के बताओ मुझे क्या है।
मैं समझाऊं? देखो क्या लिखा है, इफ इन टू सर्कल्स, तो दो सर्कल्स है, और ये लिखा आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो दो सर्कल है, मान लेता हूं पहला सर्कल ये हो गया छोटा वाला, और दूसरा सर्कल ये हो गया थोड़ा बड़ा वाला। ओके, दोनों सर्कल में सेम आर्क लेंथ है। सेम आर्क लेंथ है मतलब मान लेता हूं यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है, इस आर्क लेंथ को मैं एल से डिनोट कर रहा हूं, और ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये एंगल ज्यादा है 75 डिग्री का, और यहां पर वही छोटी वही आर्क लेंथ इतना सा होगा, और वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो पहले इसने 60 डिग्री वाले सर्कल की बात की है, तो इसको मैं R1, इसके रेडियस को मैं ले लेता हूं R1, और बाद में ये वाला जो सर्कल है उसके रेडियस को मैं क्या लेता हूं R2। अब क्यों रेडियस ही लिया? क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का रेशियो पूछा है। तो इनफैक्ट हमको क्या निकालना है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये समझ में आ गया सबको? और ये गिवन है कि दोनों के लेंथ जो है आर्क लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। तो पहले ना इसको L1, इसको L1 और इसको L2 पहले ले लेता हूं अलग अलग, बाद में इक्वल कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इज इक्वल टू क्या हो गया, L2। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले L1 की वैल्यू निकालते हैं। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी हमने कई बार यूज किया, फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। तो इसको θ1 और R1 कर देता हूं। ठीक है, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की जगह पे देखो वहां पर कितना आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई को एज इट इज रहने देता हूं और R1 को एज इट इज रहने देता हूं। क्लियर ये चीज? वैसे ही L2 की वैल्यू बताओ, सिंप्लीफाई मत करो, सीधे L2 बताओ। L2 क्या होगा बताओ, 75 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू R2, ऐसे ही हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 और L2 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहां पर इक्वल कर देते हैं, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R2, ऐसे ही होगा। क्लियर सबको? अब ये 360 और 360 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 पाई और 2 पाई भी कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 60R1 इज इक्वल टू 75R2। आपको क्या चाहिए, R1/R2। तो क्या आ जाएगा, R1/R2, R2 को मैं इधर भेज दिया, 60 को उधर भेज दिया, तो 75/60, ऐसे ही होगा। दोनों 15 से डिवाइड होते हैं, 15 4 जा 15 5 जा, तो रेशियो आ जाएगा 5:4। क्या ये क्लियर सबको? कंप्लीट कर लो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, अगर ये हो जाता तो ये वाला एरो दबा देना, सबका हो जाएगा तो। ठीक है, मैं एक सेकंड आया।
लास्ट क्वेश्चन सबका हो गया था ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसको क्या लिखा है? फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच a pendulum swings if its length is 75 centimeter. The tip describes an arc length of this and this. अब समझना, मैं कुछ चीज आपको जो बोल रहा था ना एडिशनली बताऊंगा, वो यहां पर समझना। अभी आप लोगों ने ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था। आर्क लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, यही था फॉर्मूला, है ना? इस फॉर्मूला का ना एक शॉर्टकट भी है। इस फॉर्मूला का शॉर्टकट है L इज इक्वल टू थीटा आर। ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। ये फॉर्मूला कब करेक्ट है? ये फॉर्मूला तब करेक्ट है जब थीटा किस में हो? डिग्री में। और जब थीटा की वैल्यू रेडियंस में होगी तो उस सिचुएशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों ऐसा समझ लो। ये जो 360 डिग्री है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया 360 डिग्री कितना रेडियन होता है? 2π। तो 360 की जगह 2π डालोगे तो 2π और 2π कट जाएगा और क्या बच जाएगा? थीटा आर। समझ में आई ये चीज? तो अगर एंगल रेडियन में है तो ये फॉर्मूला, डिग्री में है तो ये फॉर्मूला लगता है। अभी इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है आपको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में एंगल निकालना है। और किस में निकालना है? रेडियंस में। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? L इज इक्वल टू थीटा आर, जो भी हमने फॉर्मूला देखा ये यूज करेंगे। क्लियर सबको ये चीज? अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें और गिवन है? तो पहले यहां पर बोल रहा है कि एक पेंडुलम है, तो वो घड़ी का पेंडुलम नहीं होता इस टाइप का, जो स्विंग करता है, कभी यहां पर आता है और कभी इस तरीके से स्विंग करके इस टाइप का जाता है। तो ये घड़ी का एक पेंडुलम है, स्विंग कर रहा है। जब वो स्विंग करेगा तो उसके स्विंग में क्या बनेगा? एक आर्क बनेगा। समझ में आई ये चीज? तो ये जो स्विंग कर रहा है उसकी आर्क लेंथ आपको अलग अलग गिवन है। सबसे फर्स्ट सिचुएशन में आर्क लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ये वाली जो लेंथ है इस पेंडुलम की, ये वाली जो लेंथ है, ये एक्चुअल में क्या होगा? एक रेडियस होगा। तो वो रेडियस आपको गिवन है, कितना गिवन है? ये 75 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में रेडियस फिक्स है, r इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ है वो वेरी कर रहा है। फर्स्ट सिचुएशन में आर्क लेंथ L की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है ना L इज इक्वल टू थीटा आर, इसी फॉर्मूले में वैल्यू को रख देना है। L की जगह पे आ जाएगा 10, थीटा की जगह पे थीटा, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा? 75। क्लियर? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 अपॉन 75, और बाद में 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, ठीक है, 25। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 15 रेडियंस। दैट्स इट। क्लियर? सेकेंड वाले में क्या हुआ? चलो सॉल्व करो उसको। सेकेंड में सेम, L इज इक्वल टू थीटा आर। ठीक है, L की वैल्यू 15 हो जाएगी और R की वैल्यू यहां पर कितनी लेनी है? 75। क्लियर? तो 15 अपॉन 75, 1/5। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। समझ रहे हो ना ये? ओके। लास्ट लास्ट पार्ट का आंसर बताना। 21 अपॉन, हाँ, 7/25 करेक्ट है। क्लियर सबको ये? ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है? हम्म, चलो, तो ये जो पार्ट था ना जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो अब स्टार्ट होगी। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्लास 10th की सारे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी, जो मैं पिछले 1-2 बार से बोला था, सबको याद होना चाहिए। तो आइडेंटिटी कौन कौन सी है? सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos square theta is equals to 1. Next, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. जिसको पता है वो भी बोलो, जो गलत बोल रहा है वो भी बोलो, ताकि पता चले। ठीक है, थर्ड वाली आइडेंटिटी बताओ। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज? ये तीन बेसिक आइडेंटिटी है। अब इसके बाद ये जो साइन थीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कौन सी साइड्स का रेशियो देता है? हाँ, ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको क्या बोलते हैं? बेस। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किसका रेशियो होगा? h अपॉन p। क्लियर ये चीज? फिर उसके नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस। कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन। ये साइन है, और कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। वो को का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्या होगा मैं बाद में समझाऊंगा उसको। ठीक है, और ये किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस का रेसिप्रोकल पेयर सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? h अपॉन बी। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan। tan का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। तो ये क्या होता है? किसका रेशियो होता है? p अपॉन बी। और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, जिसको कोटेंजेंट बोलते हैं, जो होता है b अपॉन p। तो ये रेशियोज याद होने चाहिए। क्लियर ये चीज? ओके। इसके अलावा और कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे अभी यहां पर हमने देखा ना, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन सेक थीटा। सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। टेन थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉट थीटा। ये और कॉट 1 अपॉन टेन होगा। और टेन को ना साइन कॉस में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? टेन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट इसका उल्टा होता है। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। ये सब याद है ना सबको? ओके। अब इसके अलावा इनको रेसिप्रोकल पेयर बोला जाता है। जैसे ये क्या है? रेसिप्रोकल वाले पेयर है। समझ गए ना? ठीक है, ये आइडेंटिटी वाले पेयर है, साइन और कॉस। ठीक है, इसके अलावा जो था साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कोसाइन, जिसको कॉस बोलते हो तुम लोग शॉर्ट में। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों होता है? किसी को पता है? टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? कॉट थीटा, क्योंकि कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट। सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? कोसेक थीटा। सेक का फुल फॉर्म होता है सीकेंट। कोसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसीकेंट। तो सबके सामने देखो को लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, वो को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब समझना क्यों कॉम्प्लीमेंट्री और कैसे। क्योंकि आप लोगों को ये याद होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स पे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद करते थे। साइन, कॉस, टेन, और क्या होता था? कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते थे साइन से। साइन 0 की वैल्यू क्या होती थी? 0। फिर साइन 90 की वैल्यू सीधे बताओ क्या होती है? 1। 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, और फिर आता था 1। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं, 0 तो पता है, 0.1/2 का डेसिमल होता है 0.5। 1 अपॉन √2 का होता है 0.70। ठीक है, इसका होता है 0.8 के आसपास, और ये जाता है 1। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से बढ़ते हुए कहां तक जा रही है? 1 तक। ठीक है, लेकिन कॉस उल्टा होता था, अगर आप लोगों को याद होगा। 1, और ये क्या होता था? √3/2। ये क्या होता था? 1 अपॉन √2। ये होता था 1/2, और ये क्या होता था? 0। ऐसा उल्टा क्यों होता था? उसी का कारण है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि देखो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो पता है ना सबको? ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पे क्या मिले? 90 डिग्री। अगर एक एंगल 10 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? 80। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60। समझ गए? तो वैसे ही ये 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 में आता है, और जो कॉस 60 में, साइन 60 में होता है वो कॉस 30 में आता है। समझ गए ना?
वैसे ही 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 0। तो जो साइन 90 होगा वो कॉस में 0 में आएगा। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 45 ही होता है। इसीलिए दोनों की 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होती है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अगर मान लो मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि साइन 80 डिग्री की वैल्यू 0.9 है और पूछता हूं कि कॉस 10 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो क्या होगा आंसर? 0.9 सेम होगा। समझ गए कि नहीं ये चीज? क्योंकि साइन 80 जो होगा वही कॉस 10 के बराबर होगा। ओके, सेम चीज यहां पर भी फॉलो होती थी। कहां पर फॉलो होती थी? tan में। तो tan निकालने के लिए हम क्या करते थे? साइन बाय कॉस, याद होगा। तो 1/0 कितना हो जाएगा? ये 0। इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा तो 1/√3, ये दोनों सेम है, डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1। और इसको डिवाइड करूंगा तो √3, और लास्ट क्या आता है? इन्फिनिटी। फिर कॉट को लिखने के लिए ना इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते थे। ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/√3, और आखिरी वाला क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इसलिए रिवर्स ऑर्डर। सिमिलरली कोसेक और सेक का भी सेम प्रोसेस। तो आप लोगों को क्या याद होना चाहिए? आपको साइन कॉस 10 का वैल्यू याद रखना है, ये सारे डिग्री मेजर पे, ठीक है, जो हम 10th में पढ़ते थे। इसके अलावा आपको रेडियन भी पता होना चाहिए। तो पिछली क्लास में मैंने बहुत कुछ याद कराया था। 0 डिग्री कितना रेडियन होगा बताओ? 0 रेडियन। 30 डिग्री कितना रेडियन होगा? π/6। और 45 डिग्री π/4, और 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे पाई वाला टर्म मत ध्यान देना, मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है? ओके, ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। 11th की ट्रिग्नोमेट्री में क्या अलग है? तो 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोला जाता था, क्योंकि ये साइड्स का रेशियो होता था। तब थीटा लेते थे, अब एक्स आ जाएगा थीटा की जगह पे। क्लियर? पहली चीज। और दूसरी चीज, जो हम पहले सिर्फ 90 डिग्री पे रुक जाते थे, अब वो नहीं रुकेंगे, अब वो इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब हम सारी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? तो उसके लिए मैं पहले ग्राफ से आप लोगों को समझाता हूं। ग्राफ हालांकि आपके सिलेबस में रहता नहीं है, लेकिन उसको समझ जाओगे ना तो बहुत काम आता है। ठीक है? आईसीएससी में रहता है, लेकिन वो डिलीट करवा देते हैं उन लोग। ठीक है? तो पहले समझो, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं। किसका ग्राफ बना रहा हूं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स को यहां पर लेते हैं और एफ ऑफ एक्स को हम यहां पर लेते हैं, मतलब फंक्शन की वैल्यू पर प्लॉट होगी। तो अगर मान लो मैं एक्स की जगह पे 0 डालता हूं, तो एफ ऑफ 0 बताओ क्या होगा? साइन 0 होगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो बताओ ये 0,0 ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? यहां पर। समझ में आई ये चीज? ओरिजिन। फिर मान लो मैं x इज इक्वल टू 30 डिग्री लेता हूं, तो f ऑफ 30 साइन 30, बताओ साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो ये 30 डिग्री यहां पर आया एंगल, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। फिर अगर मैं मान लो 60 डिग्री लेता हूं, तो 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। नहीं, 45 पहले आता है ना, 45 ले लेते हैं। 45 अगर लेता हूं मैं, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 0.7। तो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? फिर उसके बाद ऐसा बढ़ते बढ़ते अगर मैं 90 डिग्री लेता हूं, तो इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। क्लियर हुआ सबको ये चीज? 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 60 डिग्री पे √3/2, और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और हम यहाँ पर स्टॉप कर देते थे। अब क्या करेंगे? अब और आगे बढ़ेंगे। अब और आगे जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 90 से भी एक्सीड करेगी। 90 से जब एक्सीड करेगी ना, तो ये वैल्यू डाउन होना चालू होती है। फिर आगे जाके क्या हो जाएगा? 0। तो 1 हाईएस्ट वैल्यू होती है, फिर वो डिक्रीज होकर वापस 0 हो जाता है। तो 0 से 1 वो कितने एंगल पे पहुंचा था? 90 डिग्री पे। तो 1 से वापस 0 कितने में पहुंचेगा? और 90 पे। तो और 90 ऐड कर दोगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। समझ गए चीज? फिर उसका डाउनफॉल चालू होता है, फिर वो नीचे जाता है, नीचे जाता है, फिर एकदम एक्सट्रीम डाउन पे पहुंच जाता है। तो एक्सट्रीम पीक उसका 1 है, तो एक्सट्रीम डाउन कितना हो जाएगा? -1। समझ में आई ये चीज? फिर उसका फिर वो राइज करना चालू होता है -1 से, और -1 से राइज करते करते फिर से वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है ना? तो देखो 0 से 90 पे एक पीक गया, फिर 90 से 180 पे फिर 0 आया, 180 से फिर वो नेगेटिव पीक कितने देर में पहुंचेगा बताओ? 270, और 90 ऐड कर दो उसमें। समझ रहे हो? तो 270 पे वो यहां पहुंचा, और फिर उसके बाद वापस वो 0 कितने देर के बाद पहुंचे? कितने एंगल का?
360 डिग्री और 90 उसमें ऐड कर दिया। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो उसके बाद ये साइकिल फिर से चलते जाती, ऐसे ही एज इट इज घूमते जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे मैं बता रहा था पिछले बार, एक बार एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, जैसे सनराइज और सनफॉल का सिचुएशन चलते रहता है ना। सुबह 4 बजे ये सनराइज होना स्टार्ट हुआ, धूप हुई, दोपहर को 12 बजे एक्सट्रीम धूप हो गई, फिर धीरे धीरे सनसेट चालू होता है, शाम को फिर से एकदम अंधेरा होना चालू, फिर एकदम मिडनाइट आता है, फिर उसके बाद फिर सनराइज होता है एंड सो ऑन। तो जैसे ये साइन वेव चलता है वैसे ही अर्थ भी रिवॉल्व करते जाता है। क्लियर ये चीज? ठीक है। और अगर कभी गूगल मैप में तुम लोग देखोगे ना, अर्थ को घुमा के अगर गूगल अर्थ वगैरह यूज करोगे तो उसका जो कर्व बनता है ना वो एक्चुअली साइन वेव ही बनता है। ठीक है, इसलिए इसको साइनोसॉइडल सिग्नल को बहुत एनालाइज किया जाता है। हाँ, तो अब इस चीज पे हम आ गए कि ये क्या क्या चीजें हुई। अब एंगल को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। यहां पर एंगल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये 0 डिग्री यहां पर आता है, ये भी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री कहां पर आ जाता है इस जगह पे, 180 डिग्री कहां पर आता है इधर पे आता है 180 डिग्री। देखो अगर ये एंगल बना तो 90 हो गया, यहां से यहां तक घुमाया तो एंगल कितना हो गया 180। अब यहां से घुमा के मैं यहां तक आता हूं तो एंगल कितना बन जाएगा 270 डिग्री। समझ में आ रहा है? और पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया तो कितना एंगल बन जाएगा 360 डिग्री। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? अब इससे क्या मतलब समझ में आया मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर मान लो ये वाला एंगल जो है ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो इसी एंगल को अगर मैं घूम के वापिस आके मेजर करूंगा तो ये एंगल कितना बनेगा बताओ? अभी यहां से यहां तक मेजर किया तो ये एंगल कितना बना 60 डिग्री, और मैं एक चक्कर घूम के वापस यहां पर आया तो कितना बनेगा 360। यहां तक आया और 60 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 420। तो इसका मतलब 60 डिग्री जो एंगल बन रहा है वही एंगल 420 डिग्री भी बन रहा है। समझ रहे हो ये चीज? और 360 ऐड कर लो, 2 राउंड घूम के आऊंगा तो एंगल कितना बन जाएगा 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा 720, प्लस 60 कर दो तो कितना हो जाएगा 780। तो 780 डिग्री भी वहीं पर बन रहा है। समझ में आया ये चीज? इसी वजह से आपको जो वैल्यू यहां पर 60 डिग्री पे मिल रही थी साइन की, वही वैल्यू आगे जाके और एक जगह पे मिलेगी। समझ में आ रहा है? वही वैल्यू आगे जाके और एक जगह पे मिलेगी। तो ऐसे चलते हुए उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हमको मिलते जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये देखने का उसका एक नजरिया है इस तरह के क्वेश्चंस को। अब इसमें मैं ये बताता हूं आपको और क्या चीज यहां पर ध्यान में रखनी है। तो जैसे आपने ये देखा कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये 0 से 90 डिग्री के एंगल को कैरी करता है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आता है तो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, अपन ये बोल सकते हैं। समझ गए ये चीज? अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उस एंगल का मेजर कितना होगा 90 से किसके बीच में आएगा वो 180, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आएगा। और अगर वो थर्ड में आ रहा है तो उसका एंगल मेजर कितना होगा 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, और फोर्थ में आ रहा है तो उसका मेजर कितना होगा 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री। समझ गए ये चीज? अब यहां पर आप लोगों ने जब साइन का ग्राफ देखा तो ग्राफ में आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब ये साइन की वैल्यू हम देख रहे थे तो 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको बोलते, तो साइन की वैल्यू राइजिंग थी और उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर थी, मतलब पॉजिटिव थी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमको क्या मिला पॉजिटिव। वहीं अगर बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर थी, तो वैल्यू क्या मिली मुझे पॉजिटिव। भले ही नीचे गिर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब क्या है पॉजिटिव। तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव था, सेकंड में भी क्या था पॉजिटिव। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा है 180 से लेके 270, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट में नीचे आ गया, मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि 270 से लेके 360 है, वहां पर भी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। समझ गए? तो अभी तक जो तुम लोग एंगल याद करते थे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का याद करते थे, लेकिन अब वैसे ही साइन की वैल्यू सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट की हो सकती है जो आपको निकालना है। और आपको निकालने के पहले ये पता होना चाहिए कि वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो हमको ये पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव। सिर्फ साइन नहीं है, कॉस भी है, टेन भी है, सब है। तो अब कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होंगे ये समझना पड़ेगा हमको। तो उसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, एक स्टेटमेंट, उसका नाम है एड
शुगर टू कॉफी, ये एक स्टेटमेंट है। मैंने एक बार शायद पहले बताया था कुछ लोगों को, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, इस स्टेटमेंट से हमको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव है। तो ऐड से आता है ए, और ए से होगा ऑल। ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर पॉजिटिव होते। हमने देखा भी है ना, क्लास 10th में जब पढ़ते थे, साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू क्या होती थी? पॉजिटिव, 0 से 90। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में शुगर से आता है साइन, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार जो बच गए कौन कौन से? कॉस, उसका रेसिप्रोकल सेक, टेन, उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये चारों यहां पर क्या होंगे? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में टी, टू का टू टी, तो टी से क्या आता है? टेन, तो टेन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और बाकी चारों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। और आखिरी क्वाड्रेंट में कॉफी का सी, सी से क्या लेंगे हम? कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। समझ गए ना ये चीज? तो ये तरीका है इसको समझने का कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी वो सीखने का थोड़ा टाइम लगेगा हमको, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करो, एक पेज तो आप लोग छोड़ दो क्लास 10th की पूरी आइडेंटिटी लिखने के लिए, अगर नहीं लिखा है तो। लिख लिया है तो आप सबसे पहले ये ग्राफ बनाना चालू करो साइन का, ठीक है, वैल्यू के साथ, ताकि आपको दिमाग में रहे। और अब अच्छे से नोट बनाना चालू करो, क्योंकि आपको बहुत यूजफुल होगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th तो ठीक है, 12th में तो पीछा नहीं छोड़ेगा, हर चैप्टर में है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से समझना है। सबसे पहले ये ग्राफ बनाओ साइन का। वहां पर अगर ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ दोबारा से एक बार बना दे रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। यहाँ इस तरीके से 0, फिर ये वाले पॉइंट पे आ जाएगा 90 डिग्री, फिर इधर पे आ जाएगा 180 डिग्री, फिर इधर पे आ जाएगा 270 डिग्री, फिर इधर पे आ जाएगा 360 डिग्री, फिर ये वाला पीक कब आएगा? प्लस और 90 कर दो तो 450 डिग्री, फिर ये वाला पीक कब आएगा? और 90 कर दो तो 540 डिग्री, लाइक दिस, ऐसा बना लो। और मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होती है? +1। मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी होती है? -1। ओके, ये मैंने थोड़ा साफ सुथरा बना दिया, इसको देख सकते हो। और ये बना है किसका ग्राफ? साइन एक्स का ग्राफ। ये समझ में आया ना ग्राफ कैसे बना सबको? ठीक है। ये एक बात बताओ, ये साइन एक्स का ग्राफ सबका बन गया? कुछ बचा है तो जल्दी जल्दी बनाओ, क्योंकि फिर आगे मैं और कुछ नोट करवा रहा हूं, उसको बनाना है फिर आप लोगों को। अब इसी के नीचे आप लोगों को मैं बनवाऊंगा कॉस एक्स का ग्राफ। तो अंदाजा लगाओ कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा मतलब? नहीं, क्यों नेगेटिव से स्टार्ट होगा? सबसे पहले मुझे बताओ, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बताओ? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस जीरो 1 होता है ना, तो 1 मतलब वो कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा ना वो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जब cos 90 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0, मतलब ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? फिर जब इसकी वैल्यू 180 डिग्री पे ये होती है तो ये क्या आ जाएगा? नीचे। फिर उसके बाद यहां पर वो कहां जाएगा? वापस से ऊपर, मतलब इस जगह पे। ओके, ये ऐसा। फिर उसके बाद यहां पर वो आ जाएगा पीक पे 1, फिर लाइक दिस, ऐसा चलेगा वो। बस इतना डिफरेंस होता है इसमें कि ये उससे 90 डिग्री आगे चलता है, बोल सकते हो। 90 डिग्री पे जो वैल्यू आती है वो ऐसा।
तो कॉस का ग्राफ भी वैसे ही हो, तो बस 90 डिग्री का डिफरेंस होता है दोनों में। समझ गए ये चीज? ओके। इस ग्राफ को देख के आप ये वाले पॉइंट्स तो समझ गए होंगे, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 180 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 270 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आएगा 360 डिग्री। समझ रहे हो ये चीज? अब ये बताओ, ग्राफ को देख के क्या तुम लोग वैल्यू बता सकते हो क्या? मान लो जैसे मैं पूछता हूं कि साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या है बताओ। साइन ये है ना भाई, साइन, साइन का ग्राफ ये है। 270 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी है -1। समझ रहे हो ये चीज? मैं अगर पूछता हूं साइन 450 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 450 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है +1। समझ गए? अगर मैं पूछता हूं कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 180 डिग्री पे ये कितना आ जाएगा -1। समझ गए ना ये चीज? तो ग्राफ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू तुरंत अपने को पता चल जाती है। ओके, ये चीज सबसे पहले ड्रॉ कर लेना। अब मैं जैसा तुम लोगों को पिछली बार भी बोल रहा था ना, डिग्री और रेडियन कन्वर्जन, पिछले क्लास की मेरी रिकॉर्डिंग है, जो लोग एब्सेंट थे ना रिकॉर्डिंग से, वो कन्वर्जन सीख लेना, ठीक है? मैं शॉर्ट में ब्रीफ करता हूं। पहला तो ये कि 180 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, पाई रेडियन होता है ना? तो 90 डिग्री उसका आधा हो जाएगा, कितना होगा π/2 रेडियन। समझ गए ये? π/2 रेडियन, ठीक है? और 45 डिग्री इसका भी आधा होगा, मतलब कितना बन जाएगा π/4 रेडियन। 60 डिग्री जो होता है वो 180 का 1/3 है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा π/3 रेडियन, ठीक है? और 30 डिग्री जो होता है वो कितना हो जाता है π/6 रेडियन। तो ये कुछ कॉमन एंगल्स है जो आप लोगों को दिमाग में रखने, ध्यान में रखने। स्पेशली ये 180 और 90 तो बिल्कुल 90, क्योंकि वो क्वाड्रेंट पे आता है। समझ रहे हो ना? जैसे ये आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को अपन क्या बोलेंगे π/2 बोलेंगे। समझ गए? 180 डिग्री को अपन क्या बोलेंगे पाई। 270 डिग्री कितना रेडियन होगा बताओ तो? देखो π/2, 2π/2, ये कितना बनेगा 3π/2। समझ रहे हो? 360 डिग्री कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। ओके, नहीं आ रहा है समझ में तो इधर पे देखो, यहां पर ये हो गया, और इसको बनाना भी, ये पहले ये बनाते चलो, मैं जो बना रहा हूं उसको 0, ये क्वाड्रेंट्स बना रहा हूं ना मैं। अच्छा बड़ा सा बना लेना, बहुत कुछ चीजें हो सकता है लिखना पड़े इसमें, ठीक है? ये हो गया 0। अब ये कितना है, यहां पर कितना डिग्री बनेगा बताओ, मैंने क्या बोला 90 डिग्री, और उसी का रेडियन भी बताओ मुझे कितना होता है 90 डिग्री का रेडियन, π/2। समझ गए ना? तो ये कितना डिग्री बनेगा बताओ 180 डिग्री, उसका रेडियन बताओ कितना बनता है पाई रेडियन। समझ गए? तो π/2 में और π/2 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा पाई, पाई में और π/2 ऐड करो, पाई में और π/2 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 3π/2। तो ये कितना बन गया 3π/2, मतलब कितना होता है ये डिग्री में 270 डिग्री। समझ गए? और π/2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 2π, जिसको हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री। समझ रहे हो? तो एक एक क्वाड्रेंट जो होता है ना वो π/2 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 का होता है। तो इस तरीके से भी आप दिमाग में इसको रख सकते हो। ओके, अच्छा एक और इसका शॉर्टकट बताता हूं। जैसे बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये याद है ना सबको? अब ये बताओ साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है 2π, तो उसको रेडियन में मत कन्वर्ट करो। देखो 2π कहां पर बनता है एंगल, यहां पर। 0 डिग्री कहां पर बनता है, यहां पर। तो साइन 0 जितना होता है साइन 2π भी उतना ही होगा। तो साइन 2π की वैल्यू कितनी होगी बताओ 0। समझ गए कि नहीं ये चीज? अब अगर मैं पूछता हूं साइन 4π की वैल्यू कितनी होगी, और 4π एंगल कहां बनेगा ये बताओ। तो अगर 2π यहां पर बन रहा है, 2π मतलब एक सर्कल कंप्लीट हुआ, तो 4π मतलब यहीं पर वापस आ जाएगा, वहीं बनेगा। तो साइन 4π की वैल्यू भी कितनी होगी 0। साइन 6π की वैल्यू कितनी होगी 0। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो आपको वो सब निकालने के लिए जरूरत नहीं, आपको दिमाग ये कॉमन सेंस से अप्लाई करना है। अच्छा दूसरी चीज, साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है
देखो ग्राफ से देखो 180 डिग्री दिख रहा है साइन में, साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये साइन का ग्राफ ये है, ये बढ़ा और 180 डिग्री पे कितना आ गया, जीरो। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और 180 मतलब पाई, तो साइन पाई कितना होगा, जीरो। साइन 3 पाई कितना होगा, साइन 3 पाई भी जीरो होगा, क्योंकि 3 पाई यहीं पर आएगा। देखो दिमाग में समझो ये चीज, पाई मतलब ये हाफ है ना, हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ, तो पाई मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ, 2 पाई मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। तो 3 पाई में क्या होगा, एक पूरा सर्कल और एक आधा सर्कल यहां पर आएगा। 4 पाई में क्या होगा, पूरे दो पूरे सर्कल कंप्लीट होंगे। और 5 पाई में दो पूरा और एक आधा इधर पे आ जाएगा, समझ गए ना। तो जो भी पाई होगा वो भी 180 डिग्री होगा, 3 पाई भी कितना होगा, 180, 5 पाई भी कितना होगा, 180। तो जो पाई के ऑड मल्टीपल्स हैं, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, वो किसके बराबर आएंगे, 180 डिग्री के। तो अगर मैं पूछता हूं साइन 101 पाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन 101 पाई, तो पाई का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है मतलब किसके बराबर होगा वो, 180 के। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। समझ गए कि नहीं ये चीज। अब मैं समझ गए तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। कॉस 50 पाई, इसकी वैल्यू देख के बताओ। कॉस 50 पाई, 50 पाई, पहले बताओ 50 पाई वाला एंगल कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, किसके बराबर होगा 50 पाई वाला एंगल, 0 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहां पर आ रहे हैं। तो cos 50 पाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 0 के बराबर होगी, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसलिए cos 50 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। समझ में आई ये चीज। अब अगर मैं पूछता हूं cos 99 पाई, इसकी वैल्यू बताओ। cos 99 पाई, तो 99 पाई कहां पर आएगा ये बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब यहां पर आएगा। तो किसके बराबर होगा, cos 180 के। और cos 180 की वैल्यू देखो कितनी होती है, -1। तो cos 99 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। ये एक छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, अभी तो वो बहुत सारी चीजें बताने के लिए बच गई है, लेकिन ये एक कॉमन सेंस में डेवलप कर रहा हूं कि कैसे ये वैल्यूज निकलती है, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ अभी कोऑर्डिनेट एक्सेस पे वैल्यू निकालना मैं सिखा रहा हूं तुम लोगों को। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब 0 पे, 180 पे, 90 पे, 270 पे। अभी तो हम उस पे आई नहीं, 30, 60, 40 पे क्या होगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज यहां पर अगर ध्यान से समझोगे, जैसे ये पूरा एक साइकिल जो होता है वो कितने का होता है, 2 पाई का होता है। तो ये पाई बाय 2 बन रहा है, तो एक बार घूम के वापिस मैं यहां पर आऊंगा तो कितना बनेगा एंगल, तो पाई बाय 2 में 2 पाई को ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा वो, 5 पाई बाय 2। तो यही एंगल कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 2। समझ गए ना। वैसे ही ये 3 पाई बाय 2 आया था, तो अगली बार ये कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 2। फिर ये अगला क्या हो जाएगा, 9 पाई बाय 2। ये कितना हो जाएगा अगला, 11 पाई बाय 2। समझ में आ रहा है ये चीज, ये एंगल यहीं पर बनने वाले। जैसे तुम लोगों ने ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए देखा ना, वैसे यहां पर भी वो चीज समझनी पड़ेगी। तो अगर मैं पूछता हूं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर आएगा 1। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 1। साइन 9 पाई बाय 2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। क्लियर हुआ ये चीज, तो वो सेंस समझ में आ गया ना। ओके, तो ये वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा ये सारी चीजें यहां पर नोट करना ना, 0, 3, 6 ये नोट करना, 0, 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 4 पाई, ये क्या हो जाएगा 6 पाई, एंड सो ऑन, ताकि आपको याद रहे इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड सिमिलरली ये पाई और क्या आ जाएगा यहां पर, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इट मींस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बिलोंग्स टू दिस पार्ट। ओके, एंड ये वाली चीजें भी नोट डाउन कर लो। नोट कर लिए यहां तक सबने।
इसके बाद जो चीज आपको लिखनी है यहां पर वो ये है, ASTC। इसका मीनिंग याद है ना सबको? ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है? जिससे ऐड से ऑल, एस से साइन, टी से टेन और सी से कॉस। ओके, तो अभी मैं फिलहाल यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। अभी एकदम बीच में हम लोग फंसे हैं, है ना? तो अगली क्लास में ना यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा इसी स्लाइड्स को लेते हुए। तब तक आप लोग ना ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करके आना, 5 मिनट 7 मिनट, क्योंकि ये कौन से पॉजिटिव ग्राफ कैसे बनता है और कुछ डाउट्स होंगे तो वो पूछ लेना अगली क्लास में पढ़ते समय। और जो लोग अब्सेंट है ना, वो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार देख के कवर अप कर लेना। ओके, उन दोनों। ठीक है, तो आज यहीं पर मैं रोक रहा हूँ क्लास को। थैंक यू।